नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक ऐसा मामला जो आज भी हमारे जहन में अनसुलझे सवालों की तरह गूंजता है। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूं, ये कोई टीवी चैनल वाला शोर नहीं है। ये हमारे और आपके बीच की एक सच्ची, गूढ़ और इंसानी बात होगी। बिल्कुल वैसे जैसे पुराने दोस्तों के बीच रात को चाय के कप पर होती है। तो चलिए 14 जून 2020 की उस दोपहर पर लौटते हैं। उस दिन जब हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर दौड़ रही थी, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। लेकिन सवाल उठा, ऐसा क्यों? एक ऐसा युवा, पढ़ा लिखा, होशियार, फिल्मी दुनिया का उभरता सितारा अचानक कैसे बुझ सकता है? सुशांत का शव उनके मुंबई स्थित फ्लैट में मिला था, फंदे से लटकता हुआ। दरवाजा अंदर से बंद था। पहली नजर में पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी कहानी, एक ऐसे युवक की जो इंजीनियरिंग छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में आया, जिसने अपने दम पर नाम कमाया और फिर एक दिन चुपचाप चला गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पुलिस जब पहली बार फ्लैट में पहुंची तो कुछ चीजें अजीब थीं। उनके रूम का एसी पूरी तरह चालू था, कमरे में बिस्तर बिल्कुल तह लगाया गया था और उनके गले पर जो निशान थे वो आमतौर पर फांसी से नहीं बनते। और तब से लेकर आज तक लोग पूछते हैं, ये आत्महत्या थी या मर्डर? और यहीं से शुरू होता है हमारा सफर, एक कड़वी सच्चाई को समझने का, पर्दे के पीछे छुपे उन चेहरों को खोजने का जो शायद इस मामले से जुड़े थे। आज हम बात करेंगे उनकी जिंदगी की, पटना से लेकर पवई तक, टीवी से लेकर फिल्मी पर्दे तक। हम समझेंगे कि कैसे एक इंसान जिसके पास सब कुछ था वो अंदर से अकेला हो गया। अब हम सीधे चलते हैं उस पल पर जिसने इस पूरे केस की दिशा बदल दी। ये वो कॉल था जिसने पहली बार इस केस को एक नए शक की ओर धकेला। सुशांत की मौत की खबर मीडिया में आते ही सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मौत की पुष्टि से कुछ ही मिनट पहले उनके फ्लैट में मौजूद कुछ लोग पुलिस को नहीं बल्कि सबसे पहले किसी मैनेजमेंट कंपनी को कॉल कर रहे थे। और इन्हीं कॉल्स की कॉल डिटेल्स में पहली बार एक नाम सामने आता है, सैमुअल मिरांडा। ये वही व्यक्ति था जिसे कहा गया था कि वह फ्लैट के बाहर खड़ा था और लॉक तोड़वाने के लिए ताला वाला लेकर आया था। लेकिन पुलिस को दिए गए पहले बयान और कॉल डिटेल्स में समय का जो अंतर है वो बहुत कुछ कहता है। जब पुलिस पहुंची तब तक शव को उतारा जा चुका था। यहां से सवाल उठता है, जब दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर से लोग कह रहे थे कि दरवाजा नहीं खुल रहा, तो फिर अंदर घुसने के बाद किसी ने पुलिस का इंतजार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं एक पंचनामा या विधिवत जांच होने दी गई? शव को बिना पुलिस के आने के पहले छूना कानूनन गलत है, फिर भी ऐसा हुआ। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे केस को संदिग्ध बना दिया। अब आते हैं उस फोन कॉल पर। 14 जून की दोपहर लगभग 12:15 सुशांत के हाउस स्टाफ नीरज और दीपेश ने कॉल किया था उनके पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को। कुछ मिनट बाद श्रुति ने फिर कॉल बैक किया। कॉल रिकॉर्ड में देखा गया कि कई कॉल्स किए गए रिया चक्रवर्ती को भी, जो उन दिनों सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही फ्लैट छोड़कर चली गई थी। और उस दोपहर जब रिया को कॉल किया गया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। लेकिन उसी समय रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की कॉल एक्टिविटी तेज हो गई। लगातार कॉल्स, मैसेज, एक सिसकती कहानी जो कॉल डिटेल्स में दर्ज हो गई। पुलिस को दिए गए पहले बयान में कहा गया कि सुशांत उस दिन सुबह ठीक से नहीं उठे, लेकिन नीरज ने कहा कि उन्होंने नाश्ते में केला और जूस दिया था। दीपेश ने बताया कि दरवाजा दोपहर करीब 11:30 तक अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजा खोलने की असली कोशिश की गई लगभग 12:30 के आसपास। यानी 1 घंटा इंतजार हुआ। क्यों? क्या उस बीच किसी को फोन किया जा रहा था? क्या किसी निर्णय का इंतजार किया जा रहा था? अब जरा सोचिए, एक फ्लैट जहां सीवीसी कैमरे कुछ दिन पहले ही बंद कर दिए गए थे, एक स्टाफ जो हर सवाल पर अलग बयान दे रहा था और एक शव जो पुलिस से पहले छुआ गया। ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकते हैं क्या? अब यहां एक और किरदार की एंट्री होती है, सिद्धार्थ पिठानी। ये वही व्यक्ति है जो सुशांत का रूममेट था और जिसने सबसे पहले उनके शव को देखा। उसके मुताबिक दरवाजा बंद होने पर उसने सबसे पहले सुशांत के परिवार को नहीं बल्कि रिया को कॉल किया।
तो उस दोपहर की कॉल्स और बयानों ने पहली बार एक शक पैदा कर दिया था। लेकिन असली सवाल तब खड़ा हुआ जब सुशांत की मानसिक स्थिति को लेकर बातें तेजी से फैलने लगी। डिप्रेशन ये शब्द जैसे अचानक हर अखबार और टीवी चैनल की हेडलाइन बन गया। लेकिन जब हम गहराई से देखना शुरू करते हैं तो सामने आता है एक और चेहरा, रिया चक्रवर्ती, उस वक्त की सुशांत की गर्लफ्रेंड, और अब इस केस की सबसे विवादास्पद किरदार। मीडिया ने उन्हें विलेन बना दिया। लेकिन क्या उन्होंने वाकई ऐसा कुछ किया जो शक के घेरे में आता है, या फिर वो खुद एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हुई? सुशांत की मौत से करीब एक हफ्ते पहले रिया ने फ्लैट छोड़ दिया था। इन्हीं दिनों रिया ने उनके सारे डेबिट कार्ड्स की एक्सेस बंद करवा दी थी। सुशांत का फोन भी रिया के पास से मिला था। यह बात खुद उनके परिवार ने एफआईआर में लिखवाई। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो रिया ने कहा कि सुशांत डिप्रेशन में थे और वे खुद अपने इलाज के लिए डॉक्टरों से संपर्क कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है और बार बार मदद मांग रहा है तो उसका करीबी साथी उसे अकेला कैसे छोड़ सकता है, वो भी तब जब उसका परिवार दूर है और उसके आसपास कोई अन्य परिजन नहीं है। रिया के वकील ने दावा किया कि उन्होंने सुशांत का पूरा ख्याल रखा था, लेकिन सुशांत के स्टाफ ने जो बयान दिए उसमें कई विरोधाभास थे। नीरज और दीपेश ने बताया कि रिया अक्सर सुशांत के लिए मेडिकेशन तय करती थी, यहां तक कि डॉक्टर से मिलने का टाइम भी वही फिक्स करती थी। जून के पहले हफ्ते में सुशांत अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। वो काफी शांत हो गए थे, लेकिन रिया का कहना था कि वो उन्हें रिकवर करवा रही थी। अब सवाल उठता है कि जिस आदमी की मानसिक हालत बिगड़ रही हो, उसका परिवार मुंबई आने की बात क्यों कर रहा था? क्यों रिया ने सुशांत को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया? इसके अलावा एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी सामने आया कि सुशांत की एक डायरी मिली थी जिसमें कुछ अनजाने पन्नों पर उनके प्लान्स लिखे थे, जैसे मैं जल्द ही फिल्म डायरेक्शन में उतरूंगा, मैं साइंस और स्पेस पर आधारित कंटेंट बनाना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की सोच रहा हो तो क्या वो ऐसी योजनाएं बनाएगा? उनकी डायरी में यह भी लिखा था कि मुझे एक मजबूत टीम बनानी है जो मेरी कल्पनाओं को आकार दे सके। अब आते हैं उस डॉक्टर पर जिसने उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन का इलाज दिया था। केसी ने बताया कि सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था, लेकिन उन्होंने यह बात उनके परिवार को कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताई, यहाँ तक कि कोई मेडिकल रिपोर्ट परिवार को नहीं दी गई। जब परिवार ने रिया पर आरोप लगाया कि वो गलत दवाएं दिलवा रही थी, तब यह सवाल उठा कि क्या ये दवाएं सुशांत की हालत को और खराब कर रही थी? और फिर आती है सबसे रहस्यमयी चीज सी सीटीवी फुटेज। 14 जून को जिस बिल्डिंग में सुशांत रहते थे, उस बिल्डिंग के कैमरे या तो काम नहीं कर रहे थे या फुटेज गायब थी। कोई सामान्य इत्तेफाक नहीं था। इससे पहले कई दिन तक बिल्डिंग का वॉचमैन कहता है कि कई अनजान लोग आते जाते दिखते थे, लेकिन पुलिस ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब तक हमने देखा है कैसे मानसिक स्थिति, दवाइयां, रिया की भूमिका और सीटीवी फुटेज ने इस मामले को उलझा दिया। लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आता है जब सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत की खबर सामने आती है, और इस एक लिंक ने कहानी को पूरी तरह पलट दिया। दिशा सालियान का नाम इस केस में पहली बार सुशांत की मौत के एक दिन बाद सामने आया था, और जैसे ही यह नाम जुड़ा, इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। दिशा सालियान सुशांत की एक्स मैनेजर थीं और 8 जून 2020 की रात को उनकी मौत हुई थी। कहा गया कि उन्होंने 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की, लेकिन जब मीडिया और लोगों ने गहराई से देखना शुरू किया तो जो कड़ियां सामने आईं, उन्होंने सबको चौंका दिया। सबसे पहली बात, दिशा की मौत की सूचना पुलिस को देरी से दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना रात करीब 2 बजे हुई, लेकिन पुलिस को सुबह करीब 9 बजे बताया गया। इस दौरान दिशा के फोन से कुछ कॉल्स भी किए गए थे, और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिस रात दिशा की मौत हुई, उसी दिन यानी 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या कोई डर था? क्या दिशा की मौत का सुशांत के फैसले से कोई संबंध था? दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर इंजरीज की बात सामने आई, लेकिन कोई यौन शोषण या हिंसा का जिक्र नहीं था। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और अफवाहों में यह कहा गया कि दिशा किसी पार्टी में गई थी जहां कुछ बड़ा हुआ था। पार्टी में कौन लोग थे, इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं था, और जब लोगों ने मांग की कि दिशा की कॉल डिटेल्स और पार्टी में मौजूद लोगों की जांच हो, तो मामला शांत कर दिया गया। अब आते हैं सुशांत के परिवार के उस बयान पर
जिसमें उन्होंने कहा था कि दिशा की मौत के बाद सुशांत बेहद परेशान हो गए थे। वो बार बार ये कहते थे कि अब ये मेरे साथ भी होगा। उनका व्यवहार अचानक बदल गया था। वो फोन उठाना बंद कर चुके थे और खुद को कमरे में बंद रखते थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिशा और सुशांत की सीधी कोई प्रोफेशनल बातचीत पिछले कई महीनों से नहीं हुई थी, लेकिन दिशा साल 2019 तक उनकी मैनेजर रह चुकी थी और इंडस्ट्री में कई ऐसे कॉमन क्लाइंट्स थे जो दोनों को जोड़ते थे। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दिशा की मौत के बाद कुछ मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि दिशा एक बड़े पॉलिटिकल नेता के पार्टी में मौजूद थीं, जहां कुछ आपत्तिजनक हुआ था जिसे वह उजागर करने वाली थी। लेकिन इन दावों की न तो पुष्टि हुई और न ही पुलिस ने इस दिशा में ठोस जांच की। दूसरी तरफ दिशा के मंगेतर रोहन राय, जो खुद एक टीवी एक्टर हैं, उन्होंने इस पूरे समय चुप्पी साधे रखी और रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा की मौत के बाद वे कुछ समय के लिए मुंबई छोड़कर गायब हो गए थे। ये एक और संदिग्ध बात थी जिसे मीडिया ने उठाया, लेकिन कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया। दिशा की मौत का केस जब सीबीआई को नहीं सौंपा गया, तब सुशांत के परिवार और उनके वकीलों ने सवाल उठाए कि अगर दोनों मौतों में कोई संबंध नहीं था तो जांच को अलग क्यों रखा गया। अब अगर हम घटनाओं की टाइमलाइन देखें तो 8 जून को दिशा की मौत होती है। उसी दिन रिया सुशांत का घर छोड़ती है ना। उसके बाद सुशांत की मानसिक स्थिति तेजी से गिरती है। वे डॉक्टर से संपर्क बंद कर देते हैं और लगातार डरे हुए रहने लगते हैं। फिर 14 जून को उनकी मौत होती है और उसके तुरंत बाद मुंबई पुलिस बिना किसी संदिग्ध के हत्या की थ्योरी को नकार देती है। इन दोनों केसों के बीच का संबंध अभी भी सुलझा नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि दिशा की मौत ने सुशांत के मन में एक गहरी हलचल पैदा कर दी थी। एक ऐसा डर जो धीरे धीरे उनके भीतर बैठता गया और फिर शायद उस रविवार की दोपहर उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। जब मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को आत्महत्या करार दिया, तब सब कुछ मानो खत्म हो चुका था। लोगों के बीच गुस्सा था, लेकिन जांच बंद हो गई थी। पर तभी मामला सीबीआई को सौंपा गया और उसके बाद एआईएम्स की फोरेंसिक टीम को बुलाया गया ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दोबारा समीक्षा हो सके। यहीं से केस ने एक तीखा और चौंकाने वाला मोड़ लिया। जब एआईएम्स की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें पहली बार उन बिंदुओं की बात हुई जिन्हें पहले नजरअंदाज कर दिया गया था। सबसे पहले रिपोर्ट में कहा गया कि गले पर जो निशान थे वो लटकने से बने निशानों जैसे नहीं थे। आमतौर पर फांसी से मौत होने पर गर्दन पर वी शेप का निशान बनता है जो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन सुशांत की गर्दन पर जो निशान थे वे सीधाई में थे और एक समान गहराई के साथ जो आमतौर पर गला घोंटने में पाए जाते हैं। इसके अलावा उनकी हड्डियां विशेष रूप से हायोइड बोन नहीं टूटी थी, जबकि ज्यादातर फांसी के मामलों में ये हड्डी टूटती है। एआईएम्स की टीम ने यह भी पाया कि पोस्टमार्टम रात को नहीं बल्कि अगले दिन सुबह लगभग 11 बजे हुआ था। यह सामान्य प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत था। आमतौर पर फॉरेंसिक प्रमाणों को सुरक्षित रखने के लिए शव का पोस्टमार्टम जल्द किया जाता है, लेकिन इस मामले में 12 घंटे से ज्यादा की देरी की गई और कोई भी स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। इसी दौरान शव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं, जिनमें उनके गले का निशान साफ देखा जा सकता था। एआईएम्स की टीम ने उन्हीं तस्वीरों के आधार पर यह संदेह जताया कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा सुशांत के शरीर पर चोट के कुछ हल्के निशान भी देखे गए थे, जिन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया था। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह था कि सुशांत का विसरा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहा। संभावित जहर की जांच के लिए जरूरी सैंपल खराब हो चुके थे। अब यह जान पाना संभव नहीं था कि उन्हें किसी तरह की विषैली दवा दी गई थी या नहीं। ये एक ऐसी चूक थी जो किसी आम केस में नहीं होती। और जब यह सब सामने आया तो शक की सुई सीधे मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच पर उठी। अब आते हैं उस बयान पर जो एआईएम्स टीम के एक डॉक्टर ने गुप्त रूप से दिया था। उन्होंने कहा था कि केस पूरी तरह से संदिग्ध है और जब तक क्राइम सीन को दोबारा विश्लेषण नहीं किया जाए तब तक कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कमरे की तस्वीरें देखकर यह भी कहा कि जो फांसी का कपड़ा बताया गया था उसकी लचीलापन और लंबाई उस स्थिति से मेल नहीं खाती जिसमें शव मिला था। ऊपर से कमरे की ऊंचाई इतनी नहीं थी कि कोई अपने बल से लटक कर दम तोड़ सके। इन सब सवालों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लोग जानना चाहते थे कि आखिर कौन है जो इन सब का जवाब देने से बच रहा है। सुशांत के परिवार ने साफ आरोप लगाया कि सब कुछ प्री प्लान था
और आत्महत्या का एंगल सिर्फ सच्चाई को छुपाने की एक चाल थी। इस एपिसोड के अंत में एक बात और सामने आती है जो अब तक किसी ने गहराई से नहीं देखी। सुशांत की बहन मीतू सिंह घटना स्थल पर पहुंचने वाली पहली पारिवारिक सदस्य थीं और उन्होंने पुलिस को कई बार बताया कि कमरे का माहौल अजीब था। बिस्तर साफ सुथरा था, कपड़े तह करके रखे थे और पंखे से जो हरे रंग का कपड़ा मिला वो इतने मजबूत गांठों से बंधा था कि कोई सामान्य इंसान उसे इस तरह नहीं बांध सकता। अब सवाल है कि अगर AIIMs को शक है, अगर परिवार को शक है, अगर सबूत अस्पष्ट हैं, तो आखिर क्यों किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका? क्यों अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों जांच इतनी धीमी है? और कौन है वो लोग जिनका नाम सबके जहन में है मगर जुबान पर कोई नहीं लाता? आखिरी एपिसोड के साथ हम इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर उठे सवाल अब भी अनसुलझे हैं। इस केस ने न केवल फिल्म इंडस्ट्री की अंदरूनी राजनीति को उजागर किया बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि हमें हमेशा सच की तलाश करनी चाहिए, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। यह कहानी जो आपने सुनी वह इंटरनेट और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिसर्च और तथ्यों पर आधारित है। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि जो जानकारी हमने प्रस्तुत की वह जांच और विभिन्न रिपोर्ट्स से ली गई है और हम किसी भी तरह से इन घटनाओं या व्यक्तियों के बारे में कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। इस केस में कई विचार, राय और संदिग्ध तथ्य हैं जिन्हें अदालत और जांच एजेंसियों द्वारा अभी पूरी तरह से जांचा और प्रमाणित किया जाना बाकी है। इस शो का उद्देश्य सिर्फ एक जानकारी प्रदान करना है और हम किसी भी तरह से किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी या निर्दोष ठहराने का दावा नहीं कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि इस पूरी कहानी में शामिल सभी जानकारी इंटरनेट के सार्वजनिक स्रोतों से एकत्रित की गई है और हम किसी भी पक्ष से जुड़े मामलों में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते। हमारा मकसद केवल आपको तथ्यों से अवगत कराना और इस केस के बारे में समझ विकसित करना है। धन्यवाद।